वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने प्रतिचित्रण के बारे में पढ़ा था और द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा एवं ग्रुप की परिभाषा एवं ग्रुप के उदाहरणों को हमने जाना। आज हम ग्रुप की कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इन थ्योरम्स को ज़रूर करना है क्योंकि ये एक साल छोड़ के हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 1.7 कि यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हो तो समीकरण ax बराबर b तथा ya बराबर b कि जी में अद्वितीय हल होते हैं। ग्रुप की परिभाषा में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास में बीजीय निकाय हो और वह दी हुई संक्रिया के लिए परिभाषित हो एवं उस संक्रिया के लिए हमारे पास में तत्समक अवयव हो एवं उस समुच्चय में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव हो उस संक्रिया के सापेक्ष तथा जो संक्रिया है वह साहचर्य नियम का भी पालन करे। तो इस तरह के जो बीजीय निकाय होता है उस निकाय को हम ग्रुप कहते हैं। तो आज हम ग्रुप पर डिपेंडेंट इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि ये जो समीकरण है ax बराबर b एवं ya बराबर b के जी में अद्वितीय हल होते हैं। तो यहाँ हम जी जो ग्रुप है उसकी परिभाषा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूँकि हमारे पास में a एवं b जी के अवयव दिए हुए हैं तो यदि a जी का अवयव है तो a का प्रतिलोम a इन्वर्स भी जी का अवयव होगा। तो a बिलोंग्स टू जी देन a इन्वर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी तथा जब a बिलोंग्स टू जी एवं b बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज a इन्वर्स b इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि a इन्वर्स भी हमारे पास जी के अंदर है और b भी जी के अंदर है और चूँकि जी ग्रुप है तो संक्रिया समवृत होती है तो a इन्वर्स b भी जी के अंदर होगा। अब हम देखते हैं कि a इन्वर्स b और हमने इस पर ऑपरेट किया a और इसको हम लिख सकते हैं a इन्वर्स b बराबर a और a इन्वर्स ये हमारे पास में तत्समक अवयव के बराबर आएगा। तो हमारे पास में e और b दोनों मल्टीपल्स के रूप में आएंगे। तो e और b की जो वैल्यू है वह है b आएगी। अतः जो हमारे पास में g है उस g में x बराबर a इन्वर्स b समीकरण ax बराबर b का एक हल होगा। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास में किसी भी समीकरण का हल वह हल होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। तो यहाँ पर हमारे पास में a इन्वर्स b एक ऐसी वैल्यू है जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है ax बराबर b को। तो हमारे पास में a इन्वर्स b यानी x बराबर a इन्वर्स b समीकरण ax बराबर b का एक हल होगा। अब चूँकि हमें यह प्रूफ करना है कि जो समीकरण ax बराबर b है इसका हल अद्वितीय होता है, तो इस अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि समीकरण ax बराबर b के जी में दो हल हैं और उन दो हलों को हमने कहा कि x बराबर x1 तथा x बराबर x2 समीकरण ax बराबर b के जी में दो हल हैं। तब x1 तथा x2 दोनों ax बराबर b जो समीकरण है उसको संतुष्ट करेंगे, अर्थात हमारे पास में आएगा ax1 बराबर b तथा ax2 बराबर b।
अब चूंकि ए एक्स वन बराबर भी बी है और ए एक्स टू भी बराबर बी है, एक्स टू बराबर बी है और बी हमारे पास में एक यूनिक एलिमेंट है, तो ए एक्स वन ए एक्स टू के बराबर होगा, अर्थात एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, अर्थात एक्स वन और एक्स टू ए एक्स बराबर बी के जी में दो हल ना होकर एक ही हल होंगे, क्योंकि एक्स वन बराबर एक्स टू यानी दोनों समान होंगे। अतः समीकरण ए एक्स बराबर बी का जी में अद्वितीय हल है। अर्थात यहाँ हमने सर्वप्रथम समीकरण का हल प्राप्त किया, जो कि हमारे पास में x बराबर ए इनवर्स बी आया। इसके बाद में हमने ये प्रूव किया कि जो समीकरण का हल है यह यूनिक है। अतः यदि हमारे पास में a और b किसी समूह g के अवयव हैं तो समीकरण ए एक्स बराबर बी के g में अद्वितीय हल होते हैं। और इसी प्रकार हम वाई ए बराबर बी का भी हल निकाल सकते हैं कि वाई ए बराबर बी का भी जी में अद्वितीय हल होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रुप के अवयव की कोटि क्या होती है। तो माना ए हमारे पास में किसी ग्रुप जी का अवयव है, तब यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n बराबर e हो तो g में a परिमित कोटि का अवयव कहलाता है। अर्थात हमारे पास में a कोई अवयव है ग्रुप g का, और यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n बराबर तत्समक अवयव आ जाए तो g में a परिमित कोटि का अवयव कहलाता है। यदि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो तो a को या a की कोटि अपरिमित या शून्य कहलाती है। तो यहाँ पर हमने a की कोटि परिमित होगी या अपरिमित होगी इसके बारे में आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रुप के अवयव की कोटि क्या होती है। तो इसकी परिभाषा में हम यह कहते हैं कि यदि a एक परिमित कोटि का अवयव है तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए a की पावर n बराबर e हो तो a की g में कोटि कहलाती है। अर्थात हमारे पास में एक छोटा से छोटे धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है कि a की पावर n बराबर e हो तो a की g में कोटि n कहलाती है तथा इसे ऑर्डर ऑफ a यानी o और ब्रैकेट में a से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हमारे पास में एक गुणात्मक समूह है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तथा ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं जो समीकरण जो हमारे पास में समुच्चय है उस समुच्चय में या उस समूह में जो 1 है वह आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कोटि होती है वह हमेशा 1 होती है। इसके बाद में जो ओमेगा है इसकी कोटि 3 होगी। वह क्यों? क्योंकि जब हम ओमेगा को 3 बार ऑपरेट करेंगे यानी ओमेगा क्यूब बराबर हमारे पास में 3 आता है, ओमेगा क्यूब बराबर हमारे पास में 1 आता है, तो जो 3 है वह हमारे पास में वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर n बराबर e आ जाता है। अतः ओमेगा की कोटि 3 होगी। एवं इसी प्रकार जो ओमेगा स्क्वायर है उसको भी क्यूब करने पर हमारे पास में तत्समक अवयव प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है उसका ऑर्डर या उसकी कोटि भी 3 होगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखें तो हमारे पास में ग्रुप दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और संक्रिया दी हुई है मॉड्यूलो 4 यानी एडिशन मॉड्यूलो 4। यहाँ हम देखें तो यहाँ जो हमारे पास में 0 है इसकी कोटि हमेशा 1 होगी, 1 है उसकी कोटि 1 होगी, जो हमारे पास में 2 है 1 है
उसकी कोटि, यानी कहने का मतलब है कि हमें एक को इतनी बार ऑपरेट करना है कि हमारे पास में शून्य आ जाए। तो हमारे पास में शून्य कब आएगा? जब हम एक को 4 बार ऑपरेट करेंगे, यानी एक बार ऑपरेट किया तो 1, 2 बार ऑपरेट किया तो 2, 3 बार ऑपरेट किया तो 3, एवं 4 बार ऑपरेट करेंगे तो एडिशन मॉड्यूलो 4 की संक्रिया से हमारे पास में 0 प्राप्त होगा। तो हमारे पास में 1 की कोटि 4 हो जाएगी। एवं इसी प्रकार 2 को जब हम 2 बार ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में 2 की जो कोटि है वह 2 होगी, एवं 3 की जो कोटि है वह 4 होगी। तो इस प्रकार हम किसी भी ग्रुप के अवयव की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं कि उसको हम इतनी बार ऑपरेट करें उस संक्रिया के सापेक्ष कि हमारे पास में तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। इसके आगे हमारे पास में ग्रुप की कोटि से संबंधित एक थ्योरम है, और ये थ्योरम हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। थ्योरम है कि यदि हमारे पास में किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित, यानी किसी परिमित ग्रुप के अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि माना जी एन कोटि का एक परिमित ग्रुप है तथा ए जी का एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर n, ये सभी जी के अवयव होते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जी की कोटि n है तो जी में n अवयव होंगे, और इनकी संख्या यहाँ पर हमारे पास में n+1 आती है, अतः इनमें से कम 2 अवयव समान होंगे। तो हमने माना कि 2 अवयव ए आई बराबर ए जे है, जहाँ जे छोटा है आई से या बराबर है, और आई छोटा है या बराबर है n से। अब दोनों तरफ हमने a की पावर -j ऑपरेट किया तो हमने पाया कि a की LHS में a की पावर i-j बराबर a की पावर 0 प्राप्त होता है, और a की पावर 0 बराबर e होता है, अर्थात a की पावर r बराबर e हमें प्राप्त होता है, जहाँ r बराबर i-j है, एवं इसकी वैल्यू भी n या n से कम होगी। अर्थात इससे हमें प्राप्त होता है या पता चलता है कि a की पावर r बराबर e का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू r, और जो r है वह n से छोटा है, और n g की कोटि है, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू r एंड r इज़ लेस देन इक्वल टू n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। अतः ऑर्डर ऑफ a भी परिमित होगा तथा ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे कम है। अतः ये हमारे पास में जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाती है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। तो आज हमने जो थ्योरम्स को जाना, आगे हम जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें आपको ग्रुप से संबंधित और जो मोस्ट और एग्ज़ाम में आने वाली थ्योरम्स है जो कई बार रिपीट्स होती हैं, और आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट्स 2nd, 3rd, 4th, 5th, उनके लिए भी हमारे पास बहुत उपयोगी है, उनके लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।